एनसीईआरटी के इस बढ़ते क्रम में आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर सेकंड, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो बिल्कुल एकदम आसान भाषा में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ने वाले हैं। तो आपका काम है कि सभी कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। चैप्टर आपका है, देखिए हेडिंग है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, मतलब वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आप पीछे देख रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं इसमें, आपको इसमें विभिन्न प्रकार के लोग दिख रहे होंगे, बहुत सारी महिलाएं दिख रही होंगी, पुरुष दिख रहे होंगे, स्त्री और मतलब विभिन्न आयु वर्ग के लोग भी आपको इसमें दिख रहे होंगे। तो हम लोग इसी जनसंख्या के बारे में, जो लोगों की संख्या है, इसी जनसंख्या के बारे में, जो विश्व की जो जनसंख्या है उसका किस प्रकार से वितरण किया गया है, क्या घनत्व है उसका और वृद्धि मतलब किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले, मतलब चैप्टर को बेहद ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग एक नजर चैप्टर के हेडिंग पे डाल लें। हेडिंग है हमारा कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, मतलब वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, तो वो किस प्रकार से वितरित है, क्या उसका घनत्व है और उसका ग्रोथ किस प्रकार से हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए कोई भी देश है, वहाँ का वास्तविक धन जो माना गया है ना, वहाँ के लोगों को ही माना गया है, क्योंकि वही लोग वहाँ के जितने भी संसाधन होते हैं उस देश के, उसका उपयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। इसलिए लोगों को ही वास्तविक धन माना गया है, वहाँ के जो निवासी होते हैं उनको ही वास्तविक धन माना गया है। तो एक आम नागरिक होने के नाते भी हम लोग का ये परम कर्तव्य है, दायित्व है कि मतलब वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, कि आखिरकार जो जनसंख्या है उसमें कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री हैं, बूढ़ों की संख्या कितनी है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है, कितने लोग आवास में रह रहे हैं, नगर में कितने लोगों का मतलब रहना हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ही अभी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कहता क्या है, वही टर्म्स जो मैंने आपको बताया कि किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। देखिए पहला एकदम गोल्डन सा लाइन है कि किसी देश के वास्तविक जो धन होते हैं वहाँ के निवासी होते हैं। कैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि हमारा बेटा बेटी हमारा क्या है, तो वास्तविक धन है, मतलब भगवान बेटा बेटी दे दिए हैं, ये हमारे लिए बहुत कुछ है, नहीं कहते हैं सब कोई खुशल से रह रहा है, अच्छे से रह रहा है। तो वही बात है, यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। मतलब कहा जा रहा है कि एक देश का जो अगर पहचान है वहाँ के लोगों से ही होती है। जिस प्रकार से हमारे माता पिता की पहचान उनके बच्चों का कैरेक्टर जो होता है उससे होता है, क्योंकि कैरेक्टर जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मतलब अहम भूमिका अदा करता है। तो उसी प्रकार से अगर किसी देश के बारे में जानना है तो वहाँ के लोगों से ही आप उस देश को जान सकते हैं। वहाँ के लोग जो होते हैं वही उस देश की वास्तविक जो होते हैं वो पहचान होते हैं। क्लियर। और कहा जा रहा है कि 21वीं सदी की जब शुरुआत चल रहा था, प्रारंभ था, तो उस समय विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। मतलब जनसंख्या के वृद्धि को यहाँ दर्शा रहा है। हम लोग आगे अच्छे तरीके से वृद्धि टर्म्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है विश्व जनसंख्या के वितरण के प्रारूप है, किस प्रकार से विश्व की जो जनसंख्या है उसका वितरण किया गया है। देखिए वितरण का जनरली छोटा सा टर्म्स आप समझिए कि किस प्रकार से उसको बांटा गया है। नहीं, वितरण आप नहीं समझते हैं, जैसे प्रसाद उरसाद का वितरण होता है, बांटा जाता है ना, तो उसी को वितरण कहा गया। डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वो किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए मैं आपको मतलब ऐसे ही कंसेप्ट बता दूं कि जो पूरे वर्ल्ड का जो ये जो पॉपुलेशन है मेरे दोस्त, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान रूप से, मतलब एक समान नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि बहुत कम जगह पे अधिक लोग रह रहे हैं और बहुत अधिक जगह पे एकदम कम लोगों का समावेश है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर रूस का आप एग्जाम्पल लीजिए तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कोई है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आपका, लेकिन रूस की जनसंख्या अगर देखें तो भारत की आधी जनसंख्या से भी कम है ना। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल कितना बड़ा कवर कर रहा है, लेकिन उसकी जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या के आधे से भी कम है। तो वही कहा जा रहा है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो एक समान नहीं है, असमान रूप से वितरित है। देखिए आते हम लोग पढ़ते हैं विश्व की जनसंख्या के असमान रूप से वितरित है। वही टर्म्स मैं अभी आपको समझा रहा था कि जो वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से है, असमान रूप से वितरित है। खासकर एशिया के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी साहब का कहना है कि एशिया की जनसंख्या के संबंध में, ये जॉर्ज बी क्रेसी जो साहब हैं ये कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। देख लीजिए ना, आपका भारत ही देख लीजिए, भारत में अगर आप कह सकते हैं तो पूरे एशिया का आप मतलब कहिए कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या भारत में ही कवर हो जाता है।
है ना, चाइना में ही कवर हो जा रहा है कि नहीं। तो वही वो कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग क्या हो रहे हैं, तो रह रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म्स है, इसको समझिएगा। इसको समझना बड़ा जरूरी भी आपके लिए है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण के विश्व में जनसंख्या के वितरण के क्या प्रारूप हैं, विश्व में जनसंख्या के वितरण के क्या प्रारूप है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको शुरू में ही एक गोल्डन सा वर्ड बोला कि जो विश्व की जनसंख्या है वो असमान रूप से, मतलब एक समान नहीं है, असमान रूप से वितरित है। तो वही यहाँ पे बात कही जा रही है कि जनसंख्या वितरण शब्द का मतलब होता है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं, फैले हुए हैं। तो अगर विश्व की हम लोग बात करें तो विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए क्या कहता है, जो बच्चे अभी चैट सेक्शन में लिखेंगे कि सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आप भाई परेशान मत होइए, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे सॉफ्ट स्टडी ऐप पे डलवा दिया जाएगा, ठीक ना। तो परेशान नहीं होना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप नोट्स क्लास के टाइम भी बना सकते हैं जब मैं इधर उधर होगा तो, और या आप क्लास के बाद में भी बना सकते हैं, ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसे क्लास के टाइम में ही बेटर है। तो यहाँ देखिए, अब जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ आपका बता दिया कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित है, मतलब लोगों का जो रहना है वो किस प्रकार से भूपृष्ठ पर लोग रह रहे हैं, उनका बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। तो अगर हम लोग विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें तो कहता है कि 90%, देखिए गोल्डन लाइन है, 90%, इसको नोट्स में आप लिख सकते हैं, 90% इसके मात्र 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। मतलब टोटल जो जितना भी स्थल है, भूमि है, उसमें का मात्र 10% भूमि पे ही टोटल जनसंख्या का 90% जनसंख्या वहां पे निवास कर जाता है। समझ लीजिए किस प्रकार से वितरित है। बाकी 90% जो भूमि है उसमें मात्र 10% लोग, मतलब कि 10% भूमि पे 90% लोग रह रहे हैं और 90% भूमि पे मात्र 10% लोग रह रहे हैं। तो समझ आइए असमान रूप से वितरित है कि नहीं है। तो हम लोग को इसके वितरण के प्रारूप के बारे में पढ़ना था कि विश्व की जो जनसंख्या का वितरण है उसके क्या प्रारूप है, क्या स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा कि विश्व की जो जनसंख्या उसका 90% मात्र इसके 10% स्थल भाग में ही निवास कर जाता है। और इसमें से कहता है आपका कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद जो देश हैं उसमें टोटल विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या समाहित होता है। आगे मैं इसके बारे में आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से टोटल जनसंख्या का 60% जनसंख्या मात्र ये 10 सर्वाधिक आबाद देश में क्या हो रहा है, तो संलग्न कर रहा है, मतलब निवास कर रहा है। और उसमें से भी कहा जा रहा है कि 6 गो जो देश है ना वो एशिया में ही है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या दम बिल्कुल असमान रूप से वितरित है, एक समान नहीं है, बिल्कुल असमान रूप से वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। समझ में बिल्कुल आएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। और मैं आपको बउआ की तरह पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल समझ में आएगा ही दोस्तों। तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, क्लियर, वो मुझे मजबूती प्रदान करता है। तो देखिए मैं इसी चार्ट के बारे में बात कर रहा था कि अभी मैं इसको आपको दिखाने वाला था। आप देखिए यहाँ पे चीन, भारत, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसे तो भारत अभी आप कहते हैं लेकिन नए एनसीईआरटी में अभी तक चीन ही दिया है, तो हम लोग चीन को ही रख रहे हैं। तो देखिए चीन आपका, भारत पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, ये 10 जो है विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं। जिसमें से देखिए चाइना में लगभग जनसंख्या आप देख सकते हैं ना, ये ग्राफ की मदद से आप देख लीजिए कि कितना जनसंख्या निवास कर रहा है ना जी। भारत का देख लीजिए। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि इन्हीं 10 देशों में विश्व की जो टोटल 60% जनसंख्या है मेरे भाई वो निवास कर जाती है। क्लियर, ये 60% जनसंख्या इन्हीं देशों में निवास कर जाता है। और इसमें से जो 6 गो देश हैं वो एशिया में ही है। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन से वो 6 देश हैं। अब देखिए तो जनसंख्या का वितरण जो है आपने देखा किस प्रकार से असमान रूप से किया गया है। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जनसंख्या वितरण अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टर्म्स है जो आपको आगे चल के डिस्टर्ब करेगा। उसको अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आगे जो जनसंख्या का जो वितरण है उसको समझने में तो आपको सहूलियत होगी, मतलब आपको आसानी होगी। इसीलिए मैंने घनत्व को, जनसंख्या का घनत्व को थोड़ा आगे रखा कि इससे आपको जनसंख्या के घनत्व के बारे में समझ आ सके, तब आगे जो चीजें हैं आपका वितरण को समझने में बहुत ज्यादा सहायक हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात करें जनसंख्या के घनत्व के बारे में। तो कहा जाता है, देखिए जनसंख्या का घनत्व जनरली कहा जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की जो संख्या है वो कितने लोग रह रहे हैं, इसी को कहा जाता है घनत्व।
ठीक है, जनसंख्या का घनत्व, यानी अगर आप इसको लैंग्वेज में बोले तो कह सकते हैं कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो अगर आपको इसको अगर फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करना है तो जनसंख्या घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व अगर आप निकालेंगे तो जनसंख्या घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, आपका हो जाएगा, देखिए कहता है लोगों की संख्या, तो लोगों की संख्या को ऊपर कर दीजिए, बस सिंपल है, लोगों की संख्या, अब बट्टा में आप देख लीजिए भूमि का आकार कह रहा है, तो भूमि का आकार तो डिवाइड हो गया तो एक का आ जाएगा, 1 वर्ग किलोमीटर का बता देगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जनरल आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे आप कनाडा की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 1 से भी कम लोग रहते हैं, तो समझिए वहां का जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है, बहुत कम है। और अगर आप भारत की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है जी, जल्दी चैट सेक्शन में लिखिए फटाक से, भारत का जनसंख्या घनत्व, ठीक ना, जल्दी से आप लोग लिखेंगे। तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, वही कहता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अब समझ में आया कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। आगे चल के ये जो टर्म्स है ना, घनत्व घनत्व से आपको परिचित होगा तो आप समझ जाइएगा कि कह रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। क्लियर, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना जी, जनसंख्या का घनत्व, अरे मतलब एकदम सिंपल सा तो टर्म्स है कि 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या कितनी है। समझाने के लिए बहुत सारा एग्जांपल देके समझा सकते हैं आपको, ठीक ना, डॉट बना के या जो भी है, तो उतना मुझे नहीं लग रहा कि जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व आप समझ चुके हैं अब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की जो संख्या है उसी को जनसंख्या या औसत संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो ज्यादा क्यों समय जाया किया जाए, है ना। तो अब देखिए, अब हमारा जो यही टर्म्स था, अब इसको समझने में जो जनसंख्या का घनत्व जो वर्ड है वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा, तो इसलिए मैंने आपको उसको पहले पढ़ा दिया, जो चीजें पहले पढ़ानी थी मैं उसको पहले पढ़ा दिया। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब देखिए जनसंख्या का जो वितरण है वो एक समान नहीं है, असमान है। तो सर आखिरकार असमान क्यों है सर, एक समान क्यों नहीं है सर, क्यों है, देखिए इसके आपके 2 कारण हो सकते हैं, एक आपका प्रतिकर्ष कारक और एक आपका अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वैसे कारक होते हैं जो मतलब आपको अपने ओर से दूर भगाते हैं, ठीक है, प्रतिकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो आपको अपनी ओर से दूर भगाते हैं, और अपकर्ष कारक वैसे कारक होते हैं जो आपको अपनी ओर खींचते हैं। तो इसको मेनली जो है आपके 2 रीजन हो सकते हैं सेटलमेंट को मतलब प्रभावित करने के लिए, ये 2 रीजन हो सकते हैं लोगों को बसने को प्रॉब्लम में या सहायक आप जो भी कहिए, तो ये मतलब 2 आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं या 2 आपके कह सकते हैं कारक मतलब फैक्टर अदा हो सकते हैं। कौन कौन, तो एक आपका प्रतिकर्ष कारक और एक आपका अपकर्ष कारक। तो देखिए फिलहाल देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब आपके अभी अपकर्ष कारक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जस्ट इसका अपोजिट चले जाइएगा तो सब आपका प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा, ठीक ना। तो मैं दोनों को ही इसी में समझाते चलूंगा, अपकर्ष और प्रतिकर्ष को भी। जैसे जल की उपलब्धता बताऊंगा तो ये बता दूंगा कि अगर मान लीजिए जल की उपलब्धता न रहती तो क्या प्रॉब्लम होता, तो अपकर्ष प्रतिकर्ष कारक हो गया ना। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए मैं इस प्रकार से आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले कहता है कि पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण, घनत्व और वृद्धि को अनेक कारकों ने प्रभावित किया है। जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। तो पहला यहाँ पे आपको भौगोलिक कारक बताया गया है। दूसरा जो कारक होता है आपका आर्थिक कारक होता है, आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, मैं यहीं पे थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूं। और तीसरा जो आपका होता है वो सामाजिक और राजनीतिक कारण, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक कारण, सामाजिक और आपके जो राजनीतिक कारण है वो हो जाते हैं। तो 3 तरह के कारक जनरली आपको पढ़ना है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और राजनीतिक कारक। तो सबसे पहले भौगोलिक कारक में देखिए मेरे भाई, ये भौगोलिक कारक जो है ना जनरली पहले के टाइम में लोगों को बसने में मतलब क्या करता था, ये एक अहम जो है भूमिका अदा करता था, कह सकते हैं आप कि ये प्रभावित करता था, प्रभाव अपना जमाता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, अभी के टाइम में आर्थिक जो कारक है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं लोगों का जो प्रवास है या लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो क्यों,
आप देख रहे हैं कमाने के लिए। तो पुराने जमाना में मतलब भौगोलिक कारक बहुत ज़्यादा फैक्टर अदा करते थे, लेकिन आज के टाइम में आर्थिक कारक बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का बसने में, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह बसने में क्या कर रहा है, तो अपना भूमिका अदा कर रहा है। तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि भौगोलिक कारक में कौन कौन से कारक आ जाएंगे। तो पहला है आपका जल की उपलब्धता। तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि अगर जहाँ पे जल की उपलब्धता ज़्यादा रहेगी वहाँ पे लोग रहने को अपना प्राथमिकता देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जल ही क्या है, जीवन है। जल के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं जी। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो जब जल के बिना हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, कपड़ा धोने से लेकर खाना खाने से लेकर हर चीज, आप सुबह उठिए तो पानी की कितनी उपयोगिता है हमारे जीवन में, पानी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप देख सकते हैं। तो कहता है कि जहां जल की उपलब्धता ज्यादा रहेगी तो लोग वहीं बसने को प्राथमिकता देंगे, वहीं बसने को वरीयता देंगे, लोग वहीं बसना चाहेंगे। तो वही लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों, नौ संचालन में किया जाता है, कृषि में भी किया जाता है जल का उपयोग ना। तो खेती तो बहुत बड़ा अदा करता ही करता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म्स आया है सघन। तो सघन का जो उल्टा होता है, मैं यहीं पे समझा दूं, सघन का मतलब होता है कि घना बसा हुआ, मतलब जहां ज्यादा जनसंख्या है। इसका उल्टा जो हो जाता है विरल। अविरल मतलब होता है कम। तो जहां की जनसंख्या ज्यादा है उसको सघन कहा जाता है, जहां की जनसंख्या कम है उसको विरल कहा जाएगा। तो कहता है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। मतलब नदी घाटियों के पास जो लोगों की जो सघन बसने की जो कैपेसिटी है, जो लोग बसे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बस रहे हैं। आप देखिए नदी किनारे जो भी शहर हैं, आप जनरली हम लोग का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, पटना हो गया आपका, वाराणसी हो गया, किस प्रकार से यहाँ पे जनसंख्या बहुत है ना। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जल की उपलब्धता एक अपना भौगोलिक कारक में बहुत अपना अहम भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ भौगोलिक कारक में ही आपका भू आकृति, जैसे जहाँ की भूमि की आकृति समतल है, क्योंकि समतल मैदान में आपको पता है खेती भी अच्छे से की जा सकती है, सड़कें भी अच्छे से बनाई जा सकती है और लोगों को मतलब सहूलियत भी होगा गाड़ी चलाने के लिए, सब चीज़ में। तो इसलिए कहा जाता है कि समतल मैदानों पे भी क्या होता है, लोग रहने को, भू आकृति को एक अपना वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर भी बसने को अपना प्राथमिकता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र जो होते हैं फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी, देखिए क्या कहता है, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ये अपकर्ष कारक हो गया। मैं आपको बोला ना कि मैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों, सॉरी ये प्रतिकर्ष कारक हो गया, मतलब जो आपको अपनी ओर से दूर भगा रहा है। मतलब पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र ये क्या हो गए, प्रतिकर्ष कारक, और समतल मैदान और मंद ढाल ये क्या हो गए, अपकर्ष कारक हो गए। जो आपको अपनी ओर खींचे अपकर्ष कारक, जो आपको अपनी ओर से दूर भगाए वो प्रतिकर्ष कारक। तो दोनों को हम लोग देखते चल रहे हैं। तो विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं कौन, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। उदाहरण के लिए गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जबकि हिमालय के आप देखिएगा पर्वतीय क्षेत्र तो वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी लोग वहां पे बसना नहीं चाहते हैं, तो इसको विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि भू आकृति भी अपना एक अहम भूमिका अदा करता है। तीसरा जो है मेरे भाई जलवायु। जलवायु भी एक आप कह सकते हैं भौगोलिक कारक, मतलब लोगों को बसने को, मतलब लोगों का जो वितरण है, जनसंख्या का जो वितरण है उसमें अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि जहाँ की जलवायु जो है वो अफोर्डेबल है, लोगों के लायक लगता है कि हाँ इसमें लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनका शरीर ऐसी जलवायु को झेल सकता है, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या जो होती है ज़्यादा होती है। जैसे आप देख सकते हैं अधिक वर्षा अथवा विषम और सूक्ष्म जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ पे अधिक वर्षा हो जाए या वहाँ पे सूक्ष्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मतलब सूखा होना चाहिए था, ठीक ना। तो चलिए कोई ना, आप कर लीजिएगा। तो जहाँ की जलवायु सूखी हो वहाँ के क्षेत्रों में लोग कम जनसंख्या पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के शुरुआती कालों से ही बसे हुए हैं। आरंभिक काल मतलब शुरुआती कालों से ही यहाँ पर जनसंख्या जो है वो ज़्यादा पाई जा रही है। अब है मृदाएँ। तो उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं क्योंकि ये मृदाएँ गहन कृषि का आधार बन सकती है। तो आपने भौगोलिक कारक में क्या क्या देखा, आपने भौगोलिक कारक में देखा कि जल की उपलब्धता किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित
कर रही है, भू आकृति जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रही है, आपका जलवायु जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहा है, और मृदाएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहा है। मतलब भौगोलिक कारक में आपने 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जनसंख्या वितरण को भौगोलिक दृष्टि से प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब दूसरा मैंने आपको बोला था कि एक तो भौगोलिक कारण है ही है, फिर आर्थिक कारण भी है। तो आइए आर्थिक कारण देखते हैं क्या कौन कौन से आर्थिक कारक हैं। तो आर्थिक कारक आपके हैं खनिज, नगरीकरण और उसके बाद आपका औद्योगिकरण। तो खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो खनिज से क्या होता है, देखिए सिंपल सा बात, जहाँ पे खनिज ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे शिक्षित हो या अशिक्षित हो उनके रोजगार के अवसर क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जहाँ पे रोजगार के अवसर रहते हैं लोग वहाँ बसना अपना प्राथमिकता देंगे। ये कॉमन सेंस आप लगाइए, जहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे वहीं पर ना लोग रहना पसंद करेंगे। तो खनन और औद्योगिक गतिविधियों रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। जैसे अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है कि नहीं, जहाँ पे खनिज ज़्यादा उपलब्ध है, जहाँ पे खनिज की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पे लोग रहने को प्राथमिकता देते हैं। फिर नगरीकरण कह रहा है, नगरीकरण में भी देखिए जहाँ पे अच्छी नागरिक सुविधाएं होती है, जहाँ का नगरीय जीवन मतलब अच्छा होता है, वहाँ लोगों को आकर्षण करता है और खींचता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। तो कह रहा है वही कि जो नगर जहाँ का नगरीकरण अच्छा होता है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोग वहाँ बसने को प्राथमिकता देते हैं, अपना वरीयता देते हैं। क्लियर। अब देखिएगा औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगा वहाँ पे लोग क्या होंगे, रहना पसंद करें। जैसे हम लोग के यहाँ देखते हैं लोग कलकत्ता कमाने जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ में, वहीं में बना था, तो इसलिए लोगों को वो आकर्षित करता है। कलकत्ता हो गया, रानीगंज आपका, तो यहाँ पे लोग जाकर कमाते हैं। हम लोग के यहाँ जनरली बता रहे हैं आपको। तो औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, बड़ी संख्या में लोग आकर्षित करते हैं, मतलब शिक्षित लोग भी अशिक्षित लोग भी, उनको भी क्या होता है इसमें यहाँ पर नौकरी यानी जॉब मिल जाता है, पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए लोगों को औद्योगिकरण जो है वो लोगों को अपनी ओर खींचता है। जैसे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश हो गया, ये अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। एग्जाम में सवाल पूछेगा, छोटा सा ऐसा बना देगा ऑब्जेक्टिव सवाल कि बताइए जापान का जो कोबे ओसाका क्षेत्र है वो किस प्रकार का क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। और ये सघन बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि औद्योगिकरण है तो सघन बसा ही रहेगा। ये सिंपल सा टर्म्स है। अब देखिए एक मैंने यहाँ पे बताया था सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो कौन सामाजिक कारक है और क्या सांस्कृतिक कारक है। सामाजिक कारक वैसे कारक जैसे जहाँ की जो सामाजिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी, लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और राजनीतिक कारक भी आपके कुछ हो जाते हैं, तो मैं तीनों के बारे में बता दे रहा हूँ। सामाजिक कारक जहाँ का समाज अच्छा हो, अब जैसे कि देखिए वो समाज जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, जिधर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ना कोई छेड़छाड़ ना कुछ, तो लोग उधर रहना पसंद करेंगे, सिंपल सा बात है। और इधर मान लीजिए कि आए दिन पता चल रहा है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, चाहे मतलब कोई भी आदमी हो जिसको मतलब अच्छे से रहने नहीं दिया जा रहा है, तो उधर लोग रहना पसंद करेंगे क्या, बेसिक से बात है कि नहीं रहना पसंद करेंगे। तो जहाँ का सामाजिक स्थिति अच्छा होता है वहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं। जहाँ की सांस्कृतिक स्थिति अच्छी होती है, मतलब सांस्कृतिक नगर होते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा लोग बसते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है कि मैं वृंदावन में ज़मीन लूँगी, वृंदावन में ज़मीन लेकर घर बनाऊँगी और वहीं पे रहूँगी, क्योंकि वृंदावन श्री कृष्ण जी का वहाँ पे निवास स्थान, तो इसलिए मतलब ऐसा होता है। तो सांस्कृतिक फैक्टर भी अदा करता है। राजनीतिक कारण भी, जैसे आप देखिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा देखिए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो किस प्रकार से आपने देखा ना कि लोग मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि हम उधर ना जाएं, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि हम इधर ना आए, या वो चाह रहे थे कि हम यहीं के यहीं रहें, वो चाह रहे थे कि हम वहीं के वहीं रहें। लेकिन अब बंटवारा हो गया तो हेर फेर इधर उधर करना पड़ा। तो ये सारे मैटर कर जाते हैं। तो सामाजिक कारक भी कुछ होते हैं जो कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, वितरण को, कुछ आपके राजनीतिक कारक और आपके सांस्कृतिक कारक भी यहाँ पर कुछ मतलब इफेक्ट करते हैं। तो कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। तो ये प्रतिकर्ष का हो गया और ये ऊपर वाला अपकर्ष का हो गया। कई बार सरकारें भी लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है। अब देखिए सघन बसने से
लॉस है कि नहीं है। सघन बसने से, जैसे मान लीजिए पटना किस प्रकार से, एकदम पटना पूरा का पूरा सघन हो गया, मुंबई आपका सघन हो गया, दिल्ली सघन हो गया, तो वहाँ पानी का देखिए किस प्रकार से प्रदूषण हो गया, पानी भी नहीं अच्छा पानी पीने के लिए मिलता है, अच्छी हवाएं नहीं मिल पाती है। तो सरकार भी चाहती है कि भाई यहाँ से कुछ तो जनसंख्या को कम करके जहाँ पे विरल क्षेत्र है, जहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए। तो सरकार भी लोगों को प्रोत्साहित करती है कि आप ऐसे जगहों पे जाके शिफ्ट होइए, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगा तो सब चीज़ का प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा आता ही आता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आ गया सभी को? तो आपने देखा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मैंने अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों के बारे में बताया था। तो कुछ मैंने भौगोलिक कारक में आपको 4 कारक पढ़ाए, कौन कौन? जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं, ठीक है। आर्थिक कारक में आपने पढ़ा पहले नंबर पे खनिज, दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा नगरीकरण और तीसरे नंबर पे औद्योगिकरण। फिर उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के बारे में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। और याद रखिएगा आपके एग्जामिनेशन से यहाँ से सवाल बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन के घटक, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं इसके बाद ही आपको एक छोटा सा टर्म्स पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप आगे की चीज़ों को समझ पाइएगा। देखिए आगे आपको पढ़ना था जनसंख्या वृद्धि के बारे में, क्योंकि घनत्व तो मैंने बता दिया, वितरण भी मैंने आपको बता दिया, अब वृद्धि पढ़ना था। लेकिन वृद्धि को समझने के लिए आपको जनसंख्या के परिवर्तन के घटक के बारे में आपको समझना होगा कि आखिरकार जो पॉपुलेशन का जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसके कौन कौन से घटक हो सकते हैं। तो पॉपुलेशन में आपको चेंज देखने के लिए जो मिल सकता है मेरे भाई, या तो जन्म दर के कारण, मृत्यु दर के कारण, या एक शब्द आता है प्रवास, ठीक है, इसके कारण। मैं तीनों को अभी बारी बारी से समझा रहा हूं आपको कि जनसंख्या परिवर्तन के जनरली 3 घटक आपके हो सकते हैं। कौन कौन? एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा आपका प्रवास। तो जन्म दर, अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ता है या घटता है तो भी आपको जनसंख्या में क्या होगा, जन्म दर अगर घटेगा या बढ़ेगा तो भी आपको जनसंख्या में घट बढ़ देखने के लिए मिलेगा, मतलब चेंज परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। मृत्यु दर भी घटेगा बढ़ेगा तो आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, और प्रवास भी होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा तो आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा जो टर्म्स है इसको मैं समझा दूँ, प्रवास को। देखिए प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन, मतलब जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके बस जाते हैं उसी को प्रवास कहा जाता है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, ठीक है। वो उसके कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके शैक्षणिक कारक भी हो सकते हैं, या अच्छी रहन सहन की अच्छी दशाएं जहाँ पे मिल रही है वहाँ लोग जाकर रहना पसंद करें, या विवाह भी हो सकता है, विवाह के कारण भी प्रवास हो जाता है स्त्रियों का। जनरली स्त्रियों का सबसे ज़्यादा प्रवास तो विवाह के कारण ही देखा गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्त्रियाँ क्या हो जाती हैं? बस जाती हैं। तो यही बात कही जा रही है। तो सबसे पहले जन्म दर समझते हैं, क्या होता है जन्म दर, बर्थ रेट क्या होता है। तो कहता है कि प्रति 1000 पर एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, जन्म दर मतलब अगर एक वर्ष में 1000 बच्चा ने जन्म लिया तो उसमें से कितने बच्चे जीवित हैं, मतलब एक वर्ष में अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो कितने बच्चे जीवित हैं, उसी की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। जितने बच्चे जीवित हैं उसी की संख्या को जन्म दर। तो सिंपल सा बात है, मृत्यु दर मतलब 1000 बच्चों जब बच्चा जन्म लिया तो उसमें से कितने बच्चे मर गए उसको कहा गया मृत्यु दर। तो 1000 पर एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और प्रवास आपने समझ ही लिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आगे मैं अभी आपको इसके बारे में प्रवास को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी यहाँ पर केवल टर्म्स को समझना है ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आपने जन्म दर समझ लिया, मृत्यु दर समझ लिया, प्रवास आपने समझ लिया, ठीक है। तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि, हम लोग यहाँ पर ये जो टर्म्स आपका वृद्धि था इसी को अब पढ़ेंगे कि आखिरकार पॉपुलेशन का वृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है वो क्या है, किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है और कैसे कैसे ग्रोथ होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं। तो कहता है कि जन्म दर, देखिए अभी जन्म दर नहीं समझा रहे तो समझ में आता नहीं ना, समझ में आता। तो जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए एक साल में, छोटा सा एग्जाम्पल, 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से 600 बच्चे जो हैं वो जीवित हैं, और उसमें से मर गए कितने बच्चे, मान लीजिए 600 बच्चे जीवित हैं तो 400 तो मर ही गए ना जी, तब ना 1000 होगा। 400 बच्चे मर गए तो देखिए कहता है, तो अब इस कितना अंतर हो गया, 600 माइनस 400 200, यानी कि जनसंख्या में टोटल वृद्धि जो हुआ वो कितना हुआ, 200 का हुआ। जैसे एक साल में मान लीजिए कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 600 बच्चे क्या हुए कि जीवित बच गए और 400 बच्चे मर गए। मर जाते हैं ना, जन्म के समय बहुत ज़्यादा बच्चे की मृत्यु होती ही होती है हमारे यहाँ, शिक्षा का अभाव, इन सभी के कारण से, स्वास्थ्य के कारण से।
और मतलब स्वास्थ्य का भी अभाव रहता है, या आप कह सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से भी तो बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो कहता है यही कि मतलब एक साल में मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 600 बच्चे जीवित बचे और 400 बच्चे मर गए। तो वही कहता है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, तो जन्म दर 600 था, मृत्यु दर 400 था, तो 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 200। तो यही वृद्धि हो गया, जनसंख्या का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, टोटल कितनी जनसंख्या बढ़ गई, ठीक ना। तो ये बातें कही जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं आपके, जैसे कि एक टर्म्स आ गया है जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि, पॉजिटिव चेंज। तो पॉजिटिव चेंज तब होगा जो दोस्तों देखिए समझ जाइए, पॉजिटिव चेंज कब होगा, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हो सकता है आपने जनसंख्या की वृद्धि के बारे में यहाँ पे पढ़ा था, तो हो सकता है कि अभी हम लोग कह रहे हैं कि 600 बच्चे ने जन्म 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो 600 जीवित हैं, 400 मर गए। ये भी तो हो सकता है कि 400 जीवित हैं और 600 मर गए, क्या जी, नहीं हो सकता है, 400 जीवित है 600 मर गया। तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर का है, तो अब 400 में से 600 घटाइएगा तो माइनस में चल गया ना, और 200 लोगों की संख्या तो और ही मतलब घटी गई, मतलब 1000 बच्चों ने जन्म लिया जिसमें से 400 ही जीवित बचे और 600 बच्चे क्या हो गए, मर गए। तो माइनस 200 गया ना जी, तो माइनस 200 गया, तो इसको कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि, और इसको कहते हैं नीचे वाला जो हुआ ये आपका धनात्मक वृद्धि हुआ। देखिए जिसमें जन्म दर ज्यादा होगा वो धनात्मक वृद्धि हो जाएगा, जिसमें मृत्यु दर, जिसमें जन्म दर कम होगा, मृत्यु दर ज्यादा होगा, वो आपका ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगा। समझ लीजिए, जिसमें जन्म दर ज्यादा वो आपका क्या हो गया, वो धनात्मक वृद्धि, और जिसमें जन्म दर कम वो आपका ऋणात्मक वृद्धि। तो आप देखिए कहता है जनसंख्या की धनात्मक यानी पॉजिटिव चेंज क्या है, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर जो होता है वो मृत्यु दर से अधिक होता है। देखिए क्या कहता है कि जन्म दर इसमें क्या है, ज्यादा है, यानी कि इसमें देखिए 600 जन्म दर था, मृत्यु दर से ज्यादा है कि नहीं, 600, 400 से ज्यादा है नहीं जी 600, तो ये आपका क्या हो गया, जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि हो गया। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा। या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, प्रवास भी कर जाते हैं, तो उसको भी हम लोग इसमें रख सकते हैं। क्लियर, तो ये बातें आप समझ में लीजिए। अब जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि क्या होता है, तो अब इसमें जनरली वही इसी का अपोजिट हो जाएगा कि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर जो है, देखिए समझिए, जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी जन्म दर 400 हुआ, मृत्यु दर 600 हो गया, तो जन्म दर मृत्यु दर से कम गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे मृत्यु दर 600 और जन्म दर 400, तो 600 से ही 400 कम में ना है, तो ये आपका ऋणात्मक वृद्धि यानी कि माइनस वाला आप कह सकते हैं निगेटिव ग्रोथ आपको दर्शाता है। तो पॉजिटिव ग्रोथ और निगेटिव ग्रोथ समझिए, जनसंख्या का पॉजिटिव ग्रोथ यानी धनात्मक वृद्धि क्या होता है और ऋणात्मक वृद्धि क्या होता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखिए। या लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, या लोग क्या होते हैं अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाएं, तो उसको भी हम लोग ऋणात्मक वृद्धि, मतलब लोगों की संख्या में कमी का आना क्या कहलाता है, ऋणात्मक वृद्धि। जितना संख्या था उससे अगर कम हो रहा है तो ऋणात्मक वृद्धि है, जितना संख्या था उससे अगर बढ़ रहा है तो वो धनात्मक वृद्धि है। समझ में आ गया। प्रवास तो अभी मैंने आपको बताया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। अब उसके बाद यहाँ पर अब प्रवास को हम लोग अच्छे से सारे चीजों को समझने वाले हैं। देखिए प्रवास जनरली जो शब्द है इसका छोटा सा डेफिनेशन आपको मैंने बताया कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने स्थान को बदल देता है, स्थानांतरण करता है, चला जाता है, उसी को प्रवास कहते हैं। तो आखिरकार लोग प्रवास करते क्यों हैं सर, तो प्रवास करने के भी वही कारण है। क्या कारण है कि या तो लोगों को जहाँ पे अच्छा रहन सहन मिलेगा, या जहाँ पर जैसे आपने वितरण का पढ़ा कि किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण प्रभावित करता है, ठीक है, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, तो वही इसमें भी है। प्रवास भी जो लोग हैं ना वो इन्हीं सब कारणों से कर जाते हैं। यानी कहीं पे लोगों को मान लीजिए कि अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिल रही, पढ़ाई लिखाई का दिक्कत है, तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर बसने को अपना प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं उपलब्ध हो। तो प्रवास जनरली लोगों का मतलब अपना कुछ नीड होता है जिसके वजह से लोग प्रवास करते हैं। मैंने आपको एक विवाह का भी एग्जाम्पल बताया कि हमारे यहाँ स्त्रियों का जो सबसे ज़्यादा प्रवास होता है वो विवाह के कारण भी होता है। मतलब विवाह के कारण स्त्रियां एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चली जाती हैं। मतलब आज रात तक अगर मान लीजिए कोई लड़की बेटी है तो वो कब बहू बन जाए वो मतलब प्रवास हो गया, एक प्रवासन हो गया जी। मतलब आज रात तक उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं था, वो पापा के जितने भी जिम्मेदारियां थी उसके पिताजी का, लेकिन जैसे ही शादी होकर वो जाती है अपने दूसरे के घर तो उसके ऊपर मतलब कितनी जिम्मेदारियां आ जाती है। मतलब एक रात पहले तक उसके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं था भाई, और जैसे ही शादी हो जाता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, मतलब जाना है वहाँ पे ससुराल में तो सारा चीज़ देखना है कि मतलब ननद भौजाई जो भी चीज़ है सब चीज़ों को देखना है, मतलब जिम्मेदारियों का पहाड़ आ जाता है ना।
तो ये बातें कही जा रही है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे प्रवास आपने समझ लिया कि प्रवास क्या होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको समझने होंगे, क्योंकि आप लोग देखिए हम लोग अब बउआ तो रहे नहीं, तो बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे टर्म्स में समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना होगा। जैसे कहता है उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान और आप्रवास और उत्प्रवास। देखिए सबको समझ जाइएगा, दम जरा आप टेंशन ना लीजिए, दम अच्छे से समझा देंगे, पूरा दिमाग में फिट करा देंगे। ना समझ में आए तब आप कहिए, पहले पढ़ा लेने दीजिए, अगर ना समझ में आएगा तब आप कहिएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आया। देखिए कहता है उद्गम स्थान, तो उद्गम का मतलब होता है जहां से आपने चलना शुरू किया, यानी प्लेस ऑफ ऑरिजिन। उद्गम का मतलब होता है जहां से आपने चलना शुरू किया। तो वही कहता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, जहां से लोग चलना शुरू करते हैं, उसको उद्गम स्थान करते हैं। जैसे आप भारत से कनाडा जा रहे हैं तो भारत आपके लिए क्या हो गया, उद्गम स्थान हो गया। भारत से अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो भारत आपके लिए क्या हो गया, उद्गम स्थान हो गया। क्लियर। और यहाँ पर कहता है गंतव्य स्थान मतलब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी जहां पे आपको पहुंचना था, जहां पे आप जाकर रहते हैं, जहां पे आप चले गए, यानी आपने जहां पे आगमन किया, तो उसको कहा जाता है क्या, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। यानी जिस स्थान पे आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। तो उद्गम स्थान मतलब जहां से आपने चलना शुरू किया, उद्गम स्थान हो गया। जहां पे आपको जाना था वो आपका गंतव्य स्थान हो गया। जैसे आप भारत से कनाडा जाते हैं तो भारत आपका क्या हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे भारत आपका क्या हो जाएगा, उद्गम स्थान हो जाएगा, लेकिन कनाडा आपका क्या हो जाएगा, गंतव्य स्थान हो जाएगा। या आप अपने घर से कॉलेज के लिए आते हैं तो घर आपका उद्गम स्थान और कॉलेज आपका गंतव्य स्थान हो गया। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोनों टर्म्स क्लियर है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन किसे कहते हैं, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन किसे कहते हैं। आप्रवास और उत्प्रवास समझिएगा। आप्रवास का मतलब होता है, देखिए समझ लीजिए, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इमिग्रेशन और उत्प्रवास को कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, तो इमिग्रेशन IMMI और EMIGRATION। तो देखिए क्या होता है, आप्रवास का मतलब, आ का मतलब होता है आना, आ का मतलब होता है आना, मतलब ऐसे ही हम लोग रफली समझने के लिए यूज कर रहे हैं। आ नहीं कहते हैं बउआ, आ तो आप्रवास। प्रवासी मतलब ऐसे लोग जो स्थानांतरण करते हैं, अपने जगह को चेंज करते हैं, उसी को प्रवासी कहा गया। तो जो किसी नया स्थान पर जाते हैं उसको आप्रवासी कहलाते हैं। लोगों का आकर बस जाना मतलब नए स्थान पे आप जा रहे हो। जैसे अगर आप मान लीजिए भारत से कनाडा जा रहे हैं तो कनाडा के लिए आप क्या हो गए, आप प्रवासी हो गए, लेकिन भारत के लिए आप क्या हो गए, आपने भारत से उत्प्रवास किया है। तो भारत के लिए आप उत्प्रवास हो गए, लेकिन आप कनाडा जाके बस जाते हैं तो आप कनाडा के लिए क्या होंगे, आप प्रवासी होंगे। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। लोगों का वहां से छोड़कर चला जाना, यानी आप भारत से कनाडा जा रहे हैं तो भारत आपके लिए क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया, लेकिन कनाडा के लिए आप क्या हो गए, आप्रवासी हो गए। कनाडा वाले लोग आपको आप्रवासी कहेंगे, लेकिन भारत वाले लोग आपको उत्प्रवासी कहेंगे। क्लियर। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि सर प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहा होगा क्या जी, किसी को कोई दिक्कत है नहीं सर। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कहता है कि प्रवास के कुछ आपके फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रवास को इफेक्ट करते हैं, जो अभी मैंने आपको समझा ही दिया। जनरली देखिए प्रतिकर्ष का मतलब होता है पुश, वैसा कारक जो आपको पुश करे, और पुश का मतलब होता है धक्का देना, मतलब आपको अपनी ओर से दूर भगाए। और धक्का दीजिएगा तो दूरे ना भगाइएगा जी, ठीक है, धक्का दीजिएगा तो दूरे ना हुआ। तो बेरोजगारी हो गया, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, मतलब देखिए प्रतिकूल जो होता है अनुकूल का अपोजिट होता है। अनुकूल मतलब आपको जो पसंद हो उसको अनुकूल कहें, प्रतिकूल मतलब जो आपको पसंद नहीं हो। तो प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, जहाँ पे मतलब नेचुरल क्या आते रहते हैं, विपदाएं आते रहती हैं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। तो इसीलिए ये सारे जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये आपके प्रतिकर्ष कारक के एग्जाम्पल हैं। और अपकर्ष कारक वैसे कारक होते हैं जहाँ पे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं। तो आपको समझ में आया पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के बारे में। पुश फैक्टर जो आपको अपनी ओर से दूर भगाए, पुल फैक्टर जो आपको अपनी ओर खींचे।
ठीक है। पुल मतलब जनरली खींचना होता है, पुश मतलब होता है धक्का देना। तो अपकर्ष कारक मतलब पुल फैक्टर। वो अपकर्ष का मतलब आप ऐसे भी समझते हैं, अपकर्ष मतलब जो अपनी ओर आपको अट्रैक्ट करे, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। और जो आपको रिपल्स करे, जो आपको अपने से दूर भेजे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ये सब माइग्रेशन में जनरली इंपॉर्टेंट है। लोग इन्हीं कारणों से, इन्हीं दो कारणों से क्या करते हैं, लोग प्रवास को जारी रखते हैं, प्रवास को करते हैं। क्लियर? तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब एक हमारा जनसंख्या वृद्धि में देखिए यहाँ पे दो टर्म्स छूट गया था। देखिए अभी मैंने यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि आपको पढ़ाया था ना, तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि, और मैंने यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में पढ़ाया। लेकिन मैंने आपको वास्तविक वृद्धि के बारे में नहीं पढ़ाया और प्राकृतिक वृद्धि के बारे में नहीं पढ़ाया, क्योंकि आप्रवास और उत्प्रवास वाला टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाला था। इसलिए मैंने इसको पीछे रखा, ताकि आप जब पहले आप्रवास को समझ आइए, उत्प्रवास को समझ आइए, तो आपको ये चीज़ें जो है समझने में आसानी हो। तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने एनसीईआरटी के मतलब केवल एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया है, लेकिन मैंने चीज़ों को अपने तरीके से समाहित किया है, अपने तरीके से डेकोरेट किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। यही आप स्कूल में जाइएगा तो वहाँ के टीचर जो होंगे आपके, मैं बुराई नहीं करा, बता रहा हूँ, जनरली मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है भाई, वो बुक से ही पढ़ा देते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ तो मुझे पता है। तो वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब आप्रवास का मतलब पता नहीं था, पहले ही आप्रवास के बारे में पढ़ाते तो प्रॉब्लम आता है ना। तो पहले चीज़ों को समझाकर फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि मतलब नेचुरल ग्रोथ है। जनसंख्या का जो है वो नेचुरल ग्रोथ क्या होगा, तो नेचुरल ग्रोथ में जनरली जन्म दर और मृत्यु दर ही आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मतलब कहता है किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मतलब जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जो हम लोगों ने पढ़ा था धनात्मक वृद्धि। तो धनात्मक वृद्धि और प्राकृतिक वृद्धि दोनों एक ही है। धनात्मक वृद्धि में नहीं, धनात्मक वृद्धि में प्रवास को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि में केवल जन्म और मृत्यु को, प्रवास और उत्प्रवास को नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जनसंख्या की हम लोग वास्तविक वृद्धि देखें, रियल जो ग्रोथ देखें, तो ये जो होता है, तो इसको कैसे निकाला जाता है कि पहले जितना जन्म लिया उसमें से मृत्यु को घटा लिया। फिर आप्रवास का मतलब क्या होता है, आप्रवास का मतलब होता है आकर बस जाना। जितना लोग आके बसा तो उसमें जोड़ दीजिए, जन्म माइनस मृत्यु कर लीजिए। पहले मान लीजिए कि 1000 बच्चा जन्म लिया, जिसमें से 600 बच्चा जिंदा है, तो जन्म दर हो गया 400 बच्चा मर गया, ठीक है, तो मृत्यु दर हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 20 लोग आके आपके गांव में बस भी गए, ठीक है, और नहीं, और क्या हुआ कि फिर 10 लोग आपके गांव से चले भी गए हैं, ठीक है। तो अब जब निकालिएगा तो 600 माइनस 400 ऐसे बनाइए, वैसे नहीं बनाइए। 600 पहले इसको ऐसे कर लीजिए तब बनाइए। तो यहाँ पर 600 माइनस 400 200, यहाँ पर 220 हो जाएंगे, 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 210, यानी रियल जो ग्रोथ हुआ वो आपके 210 हुए। तो इसको यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। पहले जन्म माइनस मृत्यु कर लीजिए, फिर उसके बाद आप्रवास और माइनस उत्प्रवास कर लीजिए, तब जाकर आपका मैथ जो है वो सही बनेगा, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। ऐसे 620 में से भी 410 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, है ना। तो टर्म्स वही है, तो बातें मतलब वही इधर से भी जाएगी ही जाएगी। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर कहता है कि जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। अपने जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक पढ़े, जन्म मृत्यु और प्रवास, जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास के बारे में। अब कहता है इसका स्थानिक प्रारूप क्या है, तो कहता है विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। एकदम फेमस सा ये लाइन है और इससे सवाल बड़ा ही बनता है। देखिए यहाँ से जो लाइन ये फेमस है, इससे सवाल आपके एग्जामिनेशन में बन जाता है। सवाल क्या बनता है कि बताइए कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा क्यों है। क्योंकि देखिए जनसंख्या वृद्धि इसलिए ज़्यादा है विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में कि यहाँ के लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो विकासशील देश के लोग जो है जनरली खेती पे निर्भर हैं, तो इसके वजह से यहाँ की जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज़्यादा है। तो कहता है वही है कि विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है, ठीक है। और मैं आपको यही उल्टा समझा रहा था कि विकसित देशों में क्या है, विकासशील देशों की अपेक्षा, ये बातें करिए कि विकसित देश में जो है विकासशील देशों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि कम है, और मैं आपको बता रहा था कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। तो बात वही ना है, मतलब विकासशील देश में ऐसे भी इसको भी समझिए तो ज़्यादा ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विकसित देश है और विकासशील देश की अपेक्षा में वहाँ की जनसंख्या वृद्धि कम है। मतलब विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कम है, जबकि विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। समझ में आ गया कंसेप्ट। अब चलिए
जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। बिल्कुल, अगर जनसंख्या ज्यादा होगा तो आपका आर्थिक विकास क्या होगा, कम होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब ये माइनस में चला जाएगा। अगर जनसंख्या ज्यादा होगा तो आपका ऋणात्मक विकास होगा। तो जनसंख्या परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि में समस्याओं को उत्पन्न करती है, इनसे संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। मतलब अगर जनसंख्या वृद्धि होगा तो संसाधनों का ह्रास भी होगा। लेकिन आज क्या हो गया है कि मनुष्य इतना सक्षम है कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है उस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर जीविका के जो साधन है या खाने का जो व्यवस्था है उसको कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हो रही है। तो बात करता है कि जनसंख्या परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव है, तो इसके प्रभाव है कि संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है इसमें। क्लियर, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अभी तक किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं। ये टर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि विकसित देशों की अपेक्षा में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। मतलब विकसित देश में जनसंख्या वृद्धि विकासशील देश की तुलना में कम है, या यूं कहें कि विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। तो आप दोनों टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ये बड़ा ही फेमस है और इसको अब VVI लीजिएगा। इस बार के एग्जामिनेशन के लिए सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, इस ऑब्जेक्टिव सवाल तो बनते ही हैं। ये जनरली जो टर्म्स है जनांकीय संक्रमण, इसको नोएस्टिन साहब ने दिया था, बड़ा अच्छा इनका नाम है नोएस्टिन। तो सवाल ऑब्जेक्टिव में ही बन जाते हैं। नोएस्टिन ने जनांकीय संक्रमण को मतलब दिया था। और जनरली इससे क्या पता चलता है, इससे जो पता चलता है, इसका उपयोग जो होता है वो जनसंख्या का वर्णन किया जाता है, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन के लिए पहला पॉइंट है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन करने के लिए। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है कि जनसंख्या का जो भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान के लिए, कि भविष्य में जनसंख्या किस प्रकार से रहेगा, इसके पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, जनांकीय संक्रमण का। और यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण से खेतिहर होती है, ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन जाता है। मतलब ग्रामीण था तो नगरीय हो गया, खेतिहर था औद्योगिक कर लिया, अशिक्षित था साक्षर बन गया। तब क्या होता है कि उस प्रदेश का या उस देश का जो जन्म दर होता है, जो जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। मतलब पहले अगर ग्रामीण था, देखिए समझ लीजिए, पहले अगर ग्रामीण था मेरे दोस्त, तो वहाँ की जो जनसंख्या थी वो उच्च थी, उच्च जन्म था, उच्च मृत्यु भी था। जब समाज ग्रामीण था तो जनसंख्या उच्च था, जन्म भी और उच्च मृत्यु भी था। लेकिन जैसे ही ग्रामीण से शहरी हुआ, नगरीय हुआ, तो यहाँ क्या हुआ कि निम्न जन्म हो गया और निम्न मृत्यु हो गया, यही बताता है। और फिर क्या हुआ टर्म्स आपका यहाँ पे कि जैसे खेतिहर से औद्योगिक हुआ तो वही टर्म्स, अशिक्षित से शिक्षित हुआ तो वही टर्म्स। मतलब पहले उच्च जन्म और उच्च मृत्यु, लेकिन जब शिक्षित हो जाता है जनसंख्या तो वो आपका निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है। ये हमें कौन दर्शाता है, ये हमें जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वही बताता है। इसको देने वाले का नाम है नोएस्टिन साहब, याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोगों को जनांकीय संक्रमण की कुछ अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो इसको जनरली 3 अवस्था में बांटा गया अभी तक। ये देखिए समय के साथ बढ़ता है, अवस्थाएं समय के साथ बढ़ते जाएंगी। तो अभी तक जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है, इसमें 3 अवस्थाओं को 3 मॉडल बनाया गया है। तो 3 अवस्थाओं वाले मॉडल के रूप में व्याख्या किया गया है, जिसमें पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और अंतिम अवस्था के रूप में इसका चर्चा किया गया है। कहा गया है कि पहली अवस्था में, जैसे आज से आप कुछ साल, मतलब 500 साल 600 साल पहले चले जाइए, तो आप देखिएगा कि जनसंख्या जो था वो मतलब इसका कोई कंट्रोल नहीं था, बहुत ज़्यादा जनसंख्या। अगर हम लोग एक रफली एग्जाम्पल लें तो आप देखिए महाभारत में आप देख सकते हैं 100 पुत्र हुए, है ना जी, 100 पुत्र हुए, रावण के भी 100 पुत्र हो गए। आप और भी देख सकते हैं महाभारत में ही 5 पुत्र हुए। तो मतलब जनसंख्या का बेतहाशा मतलब वृद्धि पहले था स्टार्टिंग पॉइंट में। और आज से अब 200 साल 400 साल पहले भी जाइएगा तो जनसंख्या का वृद्धि था, क्योंकि लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं था। और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लोगों के पास उतनी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि था। तो वही कहता है कि प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, मतलब जन्म देने की जो क्षमता होती है, प्रजननशीलता ज़्यादा बनी रहती है। और उच्च मातृता भी होती है, मतलब लोगों की मृत्यु भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेडिसिन आज के जैसा नहीं है। जैसे अगर भारत का ही आप जीवन प्रत्याशा देखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिएगा,
तो हमारे यहाँ जनरली 65 माना जाता है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 65 होते होते सब लोग मर जाएंगे, मतलब अधिकांश जो हम लोग का जनसंख्या का जो हिस्सा है वो 65 साल होते होते मर जाता है। लेकिन यही आप ब्रिटेन का देखिए, इंग्लैंड का देखिए, तो वहाँ 75 साल तक, 72 साल वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 माना गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छा मतलब चिकित्सा सुविधा है। लोगों को अगर कोई बीमारियां होती है तो उसका वो क्या करते हैं, तुरंत उपचार करा लेते हैं। हमारे यहाँ अगर बीमारी हो जाएगा तो मतलब भाई ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था है कि अगर पैसा नहीं रहेगा तो आपको मरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास मरने के अलावा कोई आपके पास कोई चारा ही नहीं है। तो ये बातें कही जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो भी कम था, मतलब उच्च मत्यता भी होती थी, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाले मृत्युओं को क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते थे। महामारी आ गया तो मेडिसिन अच्छे नहीं है, महामारी आ गए तो मरना ही पड़ेगा। भोजन की अनिश्चित आपूर्ति थी, मतलब भोजन पहले के टाइम में कंदमूल फल ही खाकर लोग जीवन व्यतीत करते थे। जो कच्चे फल मिल जाते थे उसी को, अब कच्चे फल मान लीजिए जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ नहीं मिला तो फिर तो मरना पड़ेगा ना जी। अगर भोजन की आपूर्ति भी एक बहुत बड़ा रीजन पहले के टाइम में ये अपना अदा करता था। तो वही कहा जा रहा है कि उच्च प्रजननशीलता, उच्च मत्यता होती है क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाले मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं, और जनसंख्या वृद्धि इसमें धीमी होती है। अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, और जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। वही मैंने आपको बताया ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो निम्न होता है। और मैंने ये भी नहीं बताया आपको कि मतलब सबका वही होगा। अब 65 बोले, भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 है, मतलब सब लोग 65 साल में ही नहीं मर जाएंगे, अधिकांश। और हम भारत के ऐसे भी जो है ना वो जनसंख्या युवा अवस्था में ही मर जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब देखा गया है कि 55 से 60, 65, मतलब हार्डली, मतलब लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 60 प्लस, बहुत कम, बहुत मतलब 60 जा रहा है रेयर केस में, ठीक ना। तो ये बातें कही जा रही है। तो जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर जो होते हैं निम्न होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल कोई भी ज्ञान उनके पास नहीं होता है। पहली अवस्था की बात करिए, मतलब पहली अवस्था के जो लोग थे, 200 वर्ष पूर्व के विश्व में सभी देश इसी अवस्था में थे। आज से 200 साल पहले की बात करें तो लगभग विश्व के अधिकांश, क्या सभी देशों की बात करी जा रही है यहाँ पे, कि सब पहली अवस्था में ही थे। मतलब भोजन की अनिश्चित आपूर्ति थी, लोगों के पास उच्च प्रौद्योगिकी नहीं था, लोग नेचर पे ही अपना डिपेंड रहते थे, तो नेचर के सामंजस्य से ही अपने जीवन का निर्वहन करते थे। तो ये पहली अवस्था हुई। तो पहली अवस्था में जन्म दर भी ज़्यादा, मृत्यु दर भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास महामारियों से बचने के लिए मतलब क्योर इम्प्रूवमेंट नहीं था, अनिश्चित आपूर्ति हो जाती थी भोजन का। तो इस सब का क्षतिपूर्ति के कारण लोगों का जो जन्म दर भी कम था और जन्म दर भी ज़्यादा और मृत्यु दर भी ज़्यादा था। तो पहली अवस्था में आपको याद रखना है, जन्म दर भी ज़्यादा, मृत्यु दर भी ज़्यादा, ठीक है। आज से 200 साल पहले इसी में थे आपके। दूसरी अवस्था कहता है कि इस अवस्था में क्या होता है, प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। शुरू में क्या होता है कि इसमें जो प्रजननशीलता होता है, जन्म, इसको भी जनरली देखिए द्वितीय अवस्था को 3 भागों में बांटा गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। लेकिन उतना डिटेल नहीं जाना है आपको, यहीं पे मैं सारी चीज़ों को समझा दे रहा हूँ कि देखिए द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बन रही थी, मतलब जन्म देने की जो क्षमता होती है, जन्म देने का मतलब जो होता है, जो कार्य चल रहा है वो ज़्यादा होता है। लेकिन समय के साथ घटता भी है, लोग धीरे धीरे शिक्षित होते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब समय के साथ। जैसे अभी भारत देखिए, भारत में अब जनसंख्या का जो है बहुत कम, अब बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो अधिकांश लोग मात्र 1-2 बच्चे में अपना बंद करवा ले रहे हैं, 2 बच्चे में नहीं, अब हम लोग आगे बच्चा हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसा कर रहे हैं। तो ये बातें कही जा रही है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मत्यता में कमी आती है, मृत्यु दर में भी कमी आता है, जैसे अभी के टाइम में। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। तो भारत अभी किस अवस्था में है जी? अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन भारत अभी दूसरी अवस्था में ही है, क्योंकि शुरू में हमारे यहाँ प्रजननशीलता ऊंची थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रही है, समय के साथ कम रही है, और हमारे यहाँ अब स्वास्थ्य संबंधी या स्वच्छता में भी सुधार आ रहा है। तो भारत अभी दूसरी अवस्था में है, लेकिन जो विकसित जो देश हैं वो सब आपके तीसरी अवस्था में है। तीसरी अवस्था में, पहली अवस्था में आज से 200 साल पहले देश थे, लेकिन जो भी विकासशील देश आपके जनरली हैं वो सब अभी दूसरी अवस्था में है। जितने भी विकासशील देश का आप नाम ले लीजिए, सब अभी कौन सी अवस्था में है? तो सब आपके दूसरी अवस्था में ही शामिल होंगे। क्लियर? और तीसरी अवस्था में क्या होता है कि इसमें प्रजननशीलता और मत्यता, मतलब प्रजननशीलता यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाता है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, या तो स्थिर ही हो गई या तो मंद गति से बढ़ गई। जैसे आप अगर कनाडा का ही देख लीजिए, तो कनाडा में जनसंख्या मंद गति से बढ़ रही है,
जनसंख्या मतलब समझिए कि बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब कहा जाता है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग का वहाँ रेशियो चल रहा है, तो इस तरह से बात कही जा रही है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है, तो अंतिम अवस्था में जनरली आपके जो भी विकसित देश हैं, जो भी विकसित जो देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वो सब आते हैं आपका। जैसे आपका आप ले लीजिए ये सब जो आपके अमेरिका हो गया, ये सब आपके आ जाएंगे। तो ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है, ठीक ना। तो ऐसी जनसंख्या जो होती है विचार करके और परिवार का आकार बनाता है कि ना भैया हम लोग को 2 ही लड़का चाहिए, मतलब 2 ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। तो आपने जनांकीय संक्रमण में पढ़ा कि जनांकीय संक्रमण का उपयोग जो है हम लोग जनसंख्या का वर्णन करने के लिए और आने वाली जनसंख्या का मतलब जानकारी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था आपने पढ़ा, अंतिम अवस्था भी आप इसे कह सकते हैं या तीसरी अवस्था भी कह सकते हैं। तो प्रथम अवस्था में आपने पढ़ा कि जन्म दर भी ज़्यादा, मृत्यु दर भी ज़्यादा, क्योंकि लोग अशिक्षित थे, लोगों के पास प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं था और मतलब जीवन प्रत्याशा बहुत कम, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं थी, महामारी आ गया तो उसमें भी लोगों को मरना पड़ जाता था, भोजन की अनिश्चित आपूर्ति के कारण भी लोग अपने जान को गंवा बैठते थे। अधिकांश आज से 200 साल पहले देश जो थे वो सब आपके प्रथम अवस्था में आते थे। दूसरी अवस्था में आपने पढ़ा कि समय के साथ शुरू में तो प्रजननशीलता ऊंची रहती है, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आती है और मृत्यु दर में भी सुधार आता है, लोगों के पास स्वास्थ्य संबंधी सुधार भी होते हैं और मतलब धीरे धीरे इंप्लीमेंट इसमें होते रहता है। तो ये दूसरी अवस्था में जनरली विकासशील देश जो है वो अभी आ रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखना है। और तीसरी अवस्था में आपने पढ़ा कि इसमें प्रजननशीलता भी कम हो जाती है, मृत्यु दर भी कम हो जाती है और इसमें एक विचार करके लोग क्या करते हैं, परिवार के आकार को मतलब बनाते हैं, परिवार के आकार का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 अवस्थाएं पढ़नी थी जनांकीय संक्रमण में, याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन पूछेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखिए एक फिगर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, एनसीईआरटी का ही फोटो है, मैं ले लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे पहली अवस्था में जनरली कौन कौन से हैं, जैसे बांग्लादेश, ये सब पीरू, ये सब। अब देखिए श्रीलंका, केन्या, ये सब धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ठीक ना, इसके क्या है। और कनाडा, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देखिए निम्न उतार चढ़ाव हो गया, तो यह अवस्था 3rd में आपका है। तो ये ऐसे बात, ये ऐसी मतलब ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया गया है, एक मतलब स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब इससे देखिए सवाल बना था तो मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ पे कवर कर दिया कि जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बड़ा सिंपल है, परिवार का नियोजन करना, मतलब निर्धारण कर लीजिए कि कितना परिवार रखना है आपको। शिक्षा का प्रसार कीजिएगा, अगर समाज शिक्षित होगा तो उसको पता चलेगा कि देखिए भाई अगर मतलब कम बच्चा रहेगा तो हम उसको अच्छे तरीके से उसकी शिक्षा भी उसकी कर सकते हैं, परवरिश भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो उसकी बेसिक जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो शिक्षा का प्रसार होना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, वैसा चीज जिससे कि गर्भ धारण करने में मतलब रुकावटें आ जाए, उसकी सुगम उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी गोलियां आती हैं आपके, बाहरी कुछ आपके आते हैं जिससे कि मतलब गर्भ निरोधक जिसे कहा जाता है कि गर्भ धारण ना हो, तो इसकी सुगम उपलब्धता होनी चाहिए। जो भी मेडिकल शॉप है वहाँ पे इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर विवाह की आयु में वृद्धि हो जाएगा तो जनसंख्या, सिंपल सा बात है ना, अगर मान लीजिए 18 साल में शादी होती है तो 22-23 जाते जाते 2-3 बाल बच्चे हो गए, लेकिन अगर 23-24 में शादी होगा तो वो 2 बाल बच्चा करके मतलब रुक जाएगा कि अब उतना मैच्योर हो गया, क्योंकि उसको अपने जीवन में आगे भी तो अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना है, करियर भी देखना है, तो बाल बच्चों को भी परवरिश करना है, करियर भी देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 से 2 बच्चे में ही वो लोग अपना रुक जाएंगे। तो मतलब कहता है कि विवाह की आयु में भी अगर वृद्धि कर दी जाए तो इससे भी जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता है। तो कुछ यहाँ पे उपाय थे, परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रसार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, विवाह की आयु में वृद्धि करना, जिसके कारण जिसको मतलब आप अपना के जनसंख्या के वृद्धि में आप कमी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर सेकेंड में आपने पढ़ा। देखिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूं सारे चीज़ों का, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भाषा में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई, मैंने लिखा भी था एकदम आसान भाषा में, तो बिल्कुल एकदम आसान भाषा में है। आपको देखिए इस पेज में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए इन सभी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कतें नहीं आई आपको। तो जितने भी टर्म थे सबको मैंने अच्छे से पढ़ाया दोस्तों। अब आपका काम है कि आप इसका एक फ्रेश अच्छे से नोट्स बना लीजिए। चैप्टर 1 का मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया, सब्जेक्टिव करा दिया और पूरा एक्सप्लेनेशन भी करा दिया। तो ज्योग्राफी में पूरा बम्बार्ट, इस बार बहुत अच्छा नंबर लाना है, ठीक ना। और इस वीडियो को अपने मित्र बंधु भाई के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो यूट्यूब पे आपको बहुत कम ही मिलेंगे। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपना, बस आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ ताकि
मतलब कर भला तो हो भला। अब 2 लोगों को शेयर कर दीजिएगा तो उनको भी अपना मतलब मिल जाएगा ना जी, एक टीचर से मुलाकात हो जाएगी, अच्छे टीचर से। चीज़ों को अगर समझ में आ गया ना, मुझे बिल्कुल पता है कि मैंने समझाया बहुत अच्छे से और आपको समझ भी आया होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने मित्र बंधु भाई सखा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और हाँ, एक बात मैं कहता हूँ कि आप जब क्लास कर लिए ना, तो एक कमेंट सेक्शन में एक मेरे लिए प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को देखता हूँ तो मेरा मन प्रफुल्लित होता है और मैं उसको हार्ट भी देता हूँ। तो ये मेरा काम है मेरे लिए भाई, कम से कम हम लोग मतलब एक आई टू आई हम लोग का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो कम से कम आपके कमेंट सेक्शन से तो इंटरेक्शन बनना चाहिए ना। तो ये आपका काम है, आपको इसके बारे में रिप्लाई जरूर देना है, कमेंट जरूर करना है। और वेट कीजिए, अगले क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी के इस बढ़ते क्रम में एकदम बढ़ रहे हैं, धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। एग्जाम आने से पहले हम लोग सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए मेरे भाई। और इसी के साथ मैं इस क्लास की यहीं पे समाप्ति करता हूं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से खुश रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।